बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक केमिस्ट्री 9th का होगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड वाज अ ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट। वो बेसिकली न्यूजीलैंड में पैदा हुए और ब्रिटिश की भी उनके पास नेशनैलिटी थी। उन्होंने 1908 में नोबेल प्राइज़ वन किया ऑन द रिसर्च ऑफ एटम, और इसके अलावा 1911 में उन्होंने अपना ये न्यूक्लियर मॉडल पेश किया। उनकी इन खिदमात की वजह, जितने उन्होंने एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, इस बुनियाद पर उनको साइंस की दुनिया में फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है। रदरफोर्ड इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। न्यूक्लियर साइंस के फादर कंसिडर किया जाता है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इससे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुका, लेकिन जब प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ तो रदरफोर्ड इस बारे में परेशान था कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि, और प्लम पडिंग थ्योरी के अंदर भी ये पढ़ा जो जे थॉमसन ने पेश की, कि जी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्जेस को एग्जिस्ट, इकट्ठे रहते हैं किसी एक एटम के अंदर। ये इस बारे में ये इनका ऑब्जेक्टिव था। जब ये इसको ये एक्सपेरिमेंट करने लगे, रदरफोर्ड का मॉडल जो बनाने की नौबत क्यों पेश आई, वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। वो ये इस बारे में जानकारी चाह रहा था कि किस तरह जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है चार्जेस या नेगेटिव जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, वो किस तरह को एग्जिस्ट यानी इकट्ठे रह लेते हैं एक ही एटम के अंदर। इस चीज़ को जानने के लिए उसने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उनमें से जो ज़्यादा मशहूर हुआ वो उसका गोल्ड फाइल वाला जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मशहूर हुआ। उन्होंने क्या किया, इस पर्पज़ के लिए उन्होंने एक सोने की यानी गोल्ड की फाइल ली। गोल्ड फाइल मीन सोने की पत्र, क्योंकि सोना जो है इसकी शीट्स बनाई जा सकती, बिल्कुल इंतहाई एक पतली शीट। कितनी पतली थी वो, कितनी थिक थी जी? 0.0004 सेंटीमीटर थिक पतली जो है उन्होंने एक शीट ली गोल्ड की। उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई। किसकी बम्बारमेंट करवाई? अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से लिए? अल्फ़ा पार्टिकल्स उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हासिल किए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे रेडियम है, पोलोनियम है, इससे उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑब्टेन किए। अल्फ़ा पार्टिकल कौन से थे? वो हीलियम की फॉर्म में थे, यानी हीलियम के न्यूक्लियाई की फॉर्म में। जैसे हमारे पास ये हीलियम है, हीलियम के पास आपको पता है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो वो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कौन से पार्टिकल मिले हमें? अल्फ़ा पार्टिकल, दैट इज़ बेसिकली वो हीलियम्स होते हैं। उन हीलियम्स को ये जो हमने रेड कलर से यहाँ शो किए हैं, इसके दरमियान में 2+ के साइन लगाए हैं। 2+ का मतलब है कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं। हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? इन प्रोटॉन्स, क्योंकि ये भी साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, इनकी बम्बारमेंट करवाई गई एक गोल्ड फाइल के ऊपर, उस सोने की एक शीट के ऊपर, जो कि 0.00004 सेंटीमीटर थिक थी। इसके सामने उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी। फोटोग्राफिक प्लेट से मुराद ऐसे ही है जैसे हम डॉक्टर के पास एक्सरे करवाने जाते हैं, तो वो जब एक्सरे लेते हैं तो वो सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं जो हमें नज़र नहीं आती। उसके सामने पेशेंट को ठहरा देते हैं, वो पीछे से उसका एक बटन प्रेस करता है, उसके बाद वो यहाँ से ऐसे निकाल के जाके एक वो ब्लैक सा हमें एक प्रिंट दे देते हैं जिसके ऊपर हड्डियों के निशान बने होते हैं। वो एक किस्म की फ़ोटोग्राफिक प्लेट है जिसके ऊपर हमारी बोन्स का एक पूरा जो है ना स्केच आ जाता है। इसी तरह इसने जहाँ वो सोने की जो लगाई शीट, उसके एंड पे, यानी जहाँ से इधर से उसने अल्फ़ा पार्टिकल गुजारने थे, यहाँ वो शीट रखी, इसके एंड पे वो फोटोग्राफिक प्लेट रखी, ताकि जो उसके ऊपर असरात महसूस हुए उसको ऑब्ज़र्व किया जा सके। और वो जो शीट वगैरह या फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसको जिंक सल्फाइड से कोट किया गया था, ताकि उसके ऊपर उसके स्पॉट्स जो हैं, जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, वो बेहतर तौर पर नज़र आ सकें। उन्होंने क्या किया जी? अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए। अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से लिए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनसे खुद ब खुद कुदरती तौर पर रेडिएशंस इमिट होती हैं, जैसे एक्सरे वगैरह। उसमें से हीलियम यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, उनकी बम्बारमेंट करवाई गोल्ड शीट के ऊपर।
गोल्ड शीट कितनी थी जी, 0.0004 सेंटीमीटर थिक थी। उसके सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड कोटेड एक शीट रखी। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स उसके ऊपर बम्बारमेंट करवाई, फिर उसने कुछ फील किया जो उसकी ऑब्जर्वेशन के नाम से मशहूर हुई। अब जब उसने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो पता चला कि वो जो प्लम पडिंग थ्योरी थी, जिसमें ये कहा गया था जी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जी इकट्ठे रह लेते हैं जी, तो पॉजिटिव के साथ जो है नेगेटिव स्टक इनसाइड होते हैं, तो रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो जो प्लम पडिंग थ्योरी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा जी वो झूठ था, वो बात सही नहीं थी, ये बात जो अब नई ऑब्जर्वेशन है वो इसने खुद बताई। ये ज़रा एक्सपेरिमेंट को देखें, इसमें क्या है जी, ये जो हमने गोल सर्कल में शो किए हैं, ये बेसिकली उस गोल्ड फाइल के एटम्स हैं, जो उस सोने की शीट है उसके अंदर एटम्स को जूम करके दिखाया गया है बेसिकली, और दरम्यान में ये पॉजिटिव साइन उसके न्यूक्लियस को शो कर रहा है, और ये गोल जो है इसको हमने उसके सर्कुलर पाथ जो है उसके ऑर्बिट्स यानी उसके शेल्स को शो किया है। इस सारी शीट के अंदर बेशुमार एटम्स होंगे, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ यूँ कह लें कि 8 को जो है थोड़ा सा जूम करके दिखाया ताकि हम देख सकें। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई जाती है, बहुत सारे पार्टिकल जो सीधे गुजर जाते हैं। देखें जैसे ये पहले वाला ये सीधा गुजर गया, दूसरे वाला सीधा गुजर गया, तीसरा सीधा गुजर गया, चौथा जो है वो एक यूँ जाकर दरमियान में किसी चीज़ से टकराया और थोड़ा सा ऐसे एक स्मॉल डिफ्लेक्शन सीधा जाता जाता थोड़ा सा यूँ बाएं मुड़ गया। फिर उसने देखा 2 और सीधे गुजर गए, एक ऐसा था जो गया सीधा ऐसे बिल्कुल जाकर टकराया और उसी रास्ते पे रीबाउंस बैक वापस आ गया। रीबाउंस बैक का मतलब जैसे हम एक बॉल लेकर दीवार में मारें और फिर वो दोबारा हमारे हाथ में आ जाए। फिर उसने देखा कुछ और जो पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर गए, फिर कोई एक आधा और पार्टिकल ऐसा आया जो यहाँ पर टकराया और जाकर एक लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया, यूँ जाते जाते यूँ दाएं मुड़ गया। इससे उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई। जब उसने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस उसने अपनी बनाई, उसने मुशाहिदा किया कि भाई ये कोई आम चीज़ नहीं है, इसके अंदर कुछ है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, कि जो रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन जो बनाई, उसने जो महसूस किया, देखा कि इसमें क्या क्या उसको इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या पता चला। उसने बताया जी नंबर 1, आलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू फाइल अनडिफ्लेक्टेड। उसने कहा जी ज़्यादातर, आलमोस्ट का मतलब तकरीबन ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं, ये देखे जो हमने ब्लू लाइन से शो किए हैं, वो ज़्यादातर पार्टिकल क्या हुए हैं, सीधे गुजर गए, उनके एटम में से सीधे गुजर गए। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े, ये नहीं कि भी वो इधर चले गए इधर चले गए। पहली इसकी ऑब्जर्वेशन यही थी, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू फाइल अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े सीधे पास हो गए। दूसरे नंबर पर उसने ऑब्जर्व किया तकरीबन 20,000 पार्टिकल्स को उसने ऑब्जर्व किया। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल। 20,000 में से चंद एक थे जो कि एक बड़े एंगल पे, जैसे ये आया और यहाँ पर ये देखें इसके दरमियान में फेयरली लार्ज एंगल मीन, यानी अगर हम इसके दरमियान में एंगल को मेजर करें, पॉसिबल है 120 है, ये जितना भी बने, तो कुछ एंगल पे वो मुड़ गए। एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक, और बहुत चंद एक थे 20,000 में से 2-3 होंगे कि जो उसी रास्ते पे है। देखें ये सीधा आया और एटम के साथ डायरेक्ट टकराया और उसी रास्ते पे ये वापस चला गया। इसे कहते हैं रीबाउंस बैक। क्या कहते हैं जी? सो अ वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फाइल। उस गोल्ड फाइल को हिट करके जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन उन्होंने बनाई थी इसमें, कि पहली क्या थी, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी डिफ्लेक्ट हुए बगैर सीधी गुजर गई। दूसरे नंबर पर 20,000 में से चंद एक ऐसी पार्टिकल्स थे जो कि बड़े एंगल पे टर्न हुए, और उनमें से कोई एक दो इक्का दुक्का इस तरह के थे कि जो उसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे गए थे उसी रास्ते से वापस मुड़ा, यानी रीबाउंस बैक हो गए। रदरफोर्ड ने अपने उस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म किया और अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कुछ रिज़ल्ट्स बनाए, जिनको हम रिज़ल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। एग्ज़ाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी एम्प्टी पार्ट। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का, क्योंकि जब पार्टिकल्स की यहाँ से बम्बारमेंट करवाएगी, मोस्टली हमने ऑब्जर्वेशन में भी यही पढ़ा था कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द
फाइल अनडिफ्लेक्टेड, कि वो उस फाइल में से जो है बगैर मुड़े सीधे गुजर गए। इससे ये पता चला कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली। जैसे हमारे सामने एक दीवार है, अगर हम उसके ऊपर बॉल फेंकें तो वो रिबाउंस बैक हो के आ जाती है, लेकिन अगर सामने रोशनदान हो तो वो बॉल उससे बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब सामने वाला हिस्सा अगर खाली हो तो वो बॉल वापस नहीं आएगी बल्कि वो बाहर चली जाएगी। इसी तरह जो वो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड यहाँ से पास हो गए थे, जिससे ये पता चला कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है जी, एम्प्टी है, यानी खाली है। दूसरे नंबर पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पार्टिकल जो हैं सीधे गए और सीधे पास हो गए और कुछ जो है उनके साथ जाकर सेंटर के साथ टकराए जो कि डिफ्लेक्ट हुए थे, उससे पता चला कि इनके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है। तीसरे नंबर पे डेंस एंड हार्ड न्यूक्लियस, जब वो अल्फा पार्टिकल गए सेंटर के साथ टकराए और फिर वापस रिपेल बैक हो गए, इससे पता चला क्योंकि इन न्यूक्लियाई के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था और वो भी क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज। पॉसिबल है कि जो रिपल्शन है वो सेम चार्जेस में रिपल्शन होती है, अपोजिट में अट्रैक्शन होती है। तो सामने वाला जो कंप्लीट रीबाउंस हुआ यानी गया पार्टिकल उसी रास्ते फिर वापस आया, इससे पता चला कि इसके अंदर कोई हार्ड डेंस कुछ चीज़ है जिसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। उसी चीज़ को रदरफोर्ड ने बताया कि जिस चीज़ के साथ जाकर ये टकराकर जो है अल्फा पार्टिकल वापस लौटे हैं, वो जो चीज़ हार्ड है, डेंस है, असल में वही क्या है, न्यूक्लियस है। नेक्स्ट उसने बताया साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का साइज अगर हम देखें बज़ाहिर शक्ल में भी नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस दरमियान में छोटा सा नज़र आ रहा है, एटम का साइज बड़ा, चूँकि मोस्टली पार्टिकल सीधे गुजर गए, चंद एक पार्टिकल सेंटर से टकरा कर वापस आए थे। इससे ये पता चला कि एटम का साइज जो है बहुत बड़ा है, किसके मुकाबले में, न्यूक्लियस के मुकाबले में, अपने न्यूक्लियस के मुकाबले में। यानी अगर ये इतना बड़ा एटम है तो हो सकता है जो उसका न्यूक्लियस जस्ट एक डॉट की तरह हो, तो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के मुकाबले में बहुत कम है। रिवॉल्विंग ऑफ द न्यूक्लियस तो नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होगा। कि रदरफोर्ड ने यह भी ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस के गिर्द कुछ पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं और वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन। उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी लोकेशन क्या है, वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व होते हैं, उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का ओवरऑल न्यूट्रल है, उसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव है। जितने उसके अंदर जो हैं इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल है। टोटल 3 पार्टिकल हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम हो गए। ओवरऑल जो है एटम के ऊपर चार्ज क्या आ गया, 0, यानी न्यूट्रल होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जी न्यूक्लियन नंबर के बारे में बताया। न्यूक्लियन नंबर यानी एटम का ओवरऑल देखा जाए, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। अब जो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। उन दोनों की तादाद जो मजमूई तौर पर न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे पाए जाएं तो हम उसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे जी, न्यूक्लियन नंबर्स। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हर लिहाज से परफेक्ट था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एटम पे या एटम के स्ट्रक्चर पे, मॉडल पे फर्दर रिसर्च होती रही, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने आकर इस पे ऊपर काम करते रहे। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, हालांकि रदरफोर्ड ने प्लम पडिंग थ्योरी को रिजेक्ट किया था, लेकिन प्लम पडिंग थ्योरी रिजेक्ट होने के बाद जब इसके एटॉमिक जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसकी बारी आई तो उस पर जब फर्दर रिसर्च हुई तो उसमें भी कुछ डिफेक्ट सामने आए। देखते हैं वो कौन से थे। सबसे पहला जी बताया गया कि जी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, यानी जो थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो क्लासिकल का मतलब यानी पुरानी जो थ्योरी, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल होते हैं, शुड रिलीज, वो मुसलसल क्या करते हैं जी, रिलीज आर इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, वो मुसलसल अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, उन्हें अपनी एनर्जी रिलीज़ कर करके आखिरकार किस में गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। मिसाल के तौर पर उस वक्त अभी ये क्लियर नहीं हुआ था कि जी एटम के गिर्द जो ऑर्बिट्स हैं या जो शेल्स हैं वो किस शेप, सिर्फ इतना पता था कि भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के गिर्द अगर रिवॉल्व कर रहा है और मुसलसल अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है
तो आखिरकार जब इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो इसको कहाँ गिरना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दरमियान में जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अपनी मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करके चलते चलते उसको कहाँ जा गिरना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर, अल्टीमेटली इस तरह गिर जाएगा। दूसरे नंबर पे ये इसका नुक्स था कि जी इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है मुसलसल एनर्जी खर्च कर रहा है तो इसलिए उसको दे शुड बी फॉर्म स्पेक्ट्रम। देखें, जब इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करता है तो वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करता है, और स्पेक्ट्रम जो है दो तरह का होता है। रदरफोर्ड ने बताया था कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, और जबकि बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, वो असल में लाइन स्पेक्ट्रम था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था। यानी रदरफोर्ड ने ये गलत बताया कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, जबकि असल में क्या था, वो लाइन स्पेक्ट्रम था। कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली जैसे आप देखें, हम ये एक प्रिज्म होता है, उसके ऊपर अगर हम सनलाइट को डालें तो उसके से मुख्तलिफ जो है ना लाइट की इस तरह एक बैंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो डिफरेंट लाइट का कम्बिनेशन होता है, डिफरेंट कलर्स का, ब्लू, रेड, ग्रीन, वो कहलाता है हमारा स्पेक्ट्रम। अगर उसके अंदर जो है कलर आपस में अच्छी तरह मिक्स हुए हों, यानी एक कलर को दूसरे कलर से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये क्या है जी, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है जी। क्या है जी, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है। और अगर एक कलर के बाद स्पेसिफिक थोड़ा सी एक लाइन आ जाए, फिर उसके बाद दूसरा कलर शुरू हो, यानी कलर को डिफ्रेंशिएट करना, कलर को अलहदा डिटेक्ट करना आसान हो, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, लाइन स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड के बारे में बताया गया कि उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है मुसलसल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो वो स्पेक्ट्रम बनाता है, वो स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन हकीकत में वो क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम था।